क्वेश्चन रह गए थे, हम उनको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 14। कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर। वो कहने का मकसद क्या है, क्या हम ऐसा कोई ऑपरेटर्स बना सकते हैं जिससे क्या हो, जैसे कि मोटर से जनरेटर है वो बिजली बनाए, वो बिजली क्या करे, वो मोटर को चला दे और फिर वो मोटर है फिर से जनरेटर को चला दे, मतलब कि दोनों एक दूसरे को चलाते रहें। यानी कि अक्सर बात ऐसा होता है ना कि गांव में अक्सर लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो ट्यूबवेल चलाते हैं, कहते हैं ट्यूबवेल से जनरेटर से पानी निकले, वो पानी से फिर क्या करें हम टरबाइन चलाएं, टरबाइन से फिर से जनरेटर चला दें, तो दोनों ही एक दूसरे को चलाते रहें। तो बेटा ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये परपेचुअल सिस्टम बन जाता है, मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होती है कि एनर्जी आपको देनी ही नहीं पड़ रही, आपने एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर दिया, वो खुद ब खुद चला ही जा रहा है। मगर ऐसा बेटा कभी नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा आपने एनर्जी दे दी है, वो कहीं ना कहीं दरमियान में एनर्जी 100% कन्वर्ट नहीं होती दूसरी एनर्जी में, दरमियान में वो एनर्जी किसी दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी जो आपने इनपुट दी है वो कभी भी आपको आउटपुट के 100% आउटपुट नहीं मिलती, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस हो। ठीक हो गया। जैसे आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर, अगर आप जनरेटर से बिजली 100% पैदा होती है, उसको आप मोटर पे चलाएंगे, वो आपको एफिशिएंसी 40%, 70 या फिर 60% देगा। तो 30% अगर 70% भी दी है तो 30% उसने क्या कर दी है, एनर्जी को ज़ाया कर दिया है। वो एनर्जी फिर अगली दफ़ा, अगर एक जनरेटर है वो 100 वाट पर चलता है, 100 वाट पर चलता है, उसने बिजली क्या बनाई है 100 वाट। 100 वाट क्या करेगी, जब वो मोटर को देगा, मोटर क्या करेगी, उससे वो बिजली वो घुमाने वाली है, वो उसको तो उसने कुछ ज़ाया भी कर दी, वो मोटर की आवाज़ भी आएगी, फ्रिक्शन भी होगी, फिर से वो 100 में 100 वाट की एनर्जी नहीं दे पाएगा जनरेटर को रोटेट नहीं करवा पाएगा। बेटा इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर। जनरेटर की आउटपुट से हम उसको जनरेट नहीं कर सकते, बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर, उससे मोटर को जनरेट ऑपरेट किया जाए, बिकॉज इट इज़ द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ख़िलाफ़ है। इट बिकम्स अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम विच वर्क विदाउट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। इसका मतलब है कि आप उसको एनर्जी दे ही नहीं, वो खुद ब खुद ही काम किए जा रहा है। और बेटा ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता कि आपने उसको एक दफ़ा एनर्जी दी, बदले में वो आपको हर दफ़ा ही काम करके देता जाए। ये बेटा फेसबुक में या टिकटॉक में ही होता है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आप उससे वो चला दें, उससे वापस फिर से मोटर चला लें, तो हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी तल्लक नहीं है, कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलती। दुनिया में आप कहीं भी तरक्की करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ती है, मेहनत करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कभी भी आउटपुट नहीं मिलने वाला। ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारे पास 15.15। एक सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि लटकाया हुआ है, जैसे फांसी दी हुई हमने मैग्नेट को ऊपर से लटका दिया। कहता है इज़ ऑसिलेटिंग फ्रीली इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे जैसे सिंपल पेंडुलम नहीं वाइब्रेट करता होता है, ऑसिलेट करता है, वैसे ही ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। द ऑसिलेशन आर स्ट्रॉन्गली डैम्प्ड। वो ऑसिलेशन क्या होती है, डैम्प्ड हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती है व्हेन अ मेटल प्लेट इज़ प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट। जैसा ही मैं उसके नीचे क्या रखता हूँ, एक प्लेट रखता हूँ, तो ऑसिलेशन सारी स्टॉप कर जाती हैं। एक्सप्लेन वाई दिस ऑकर। ऐसा क्यों होता है, आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बेटा हमारे पास देखें, क्योंकि जैसे पहले वो मैग्नेट था वो नीचे मूव कर रहा था, पेंडुलम झूल रहा था, यानी कि ऑसिलेट कर रहा था, तो तब उसकी ऑसिलेशन ख़राब नहीं हो रही थी, बस उतनी ही हो रही थी जितनी फ्रिक्शन की वजह से हो रही थी। मगर जैसे ही मैंने प्लेट, कोई मेटल की प्लेट उसके नीचे रखी, तो जल्दी से डैम्प्ड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट से क्या हो रही है, मैग्नेट की लाइन बाहर निकल रही हैं। जब वो बाहर निकल रही थी, तब जब मैंने प्लेट उसके नीचे रख दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, जब प्लेट के तकरीबन ऊपर आ जाता था तब क्या होता था, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। जब वो प्लेट से दूर चला जाता था, क्योंकि वो तो ऑसिलेट कर रहा है, जब उसके करीब जैसे झूला नहीं झूल रहे होते वैसे, जब वो दूर जाता था एक्सट्रीम पोजीशन पर, तब उसकी फ्लक्स क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती थी, जिससे फ्लक्स भी कम हो जाता था। तो कहने का मकसद क्या है कि फ्लक्स की तब्दीली आ रही है, जब फ्लक्स में तब्दीली आ गई तो उसकी वजह से प्लेट में करंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो जो करंट है वो एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा जो पहले वाले की मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिशन करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिससे क्या हो जाएगी उसकी ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाएगी, ना तो उसको दूर जाने देगा ना ही उसको करीब आने देगा, जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसका टॉपिक। अच्छा, तो मैं रीडिंग भी कर देता हूँ बेटा। इफ़ अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेट फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल फ्रीली मूव कर रहा है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन दैट रीजन, उस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली आ रही है। व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, जब मैग्नेट की प्लेट को उसके अंदर रखा जाएगा, इट आल्सो एक्सपीरियंस दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी एक्सपीरियंस करेगा ये तब्दील होने वाला फ्लक्स में। एंड एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में करंट इज इंड्यूस इन द प्लेट, करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। दिस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड, एक नई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। एक्सप्लेनेशन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दीज टू फील्ड अपोज ईच अदर एंड ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट आर स्ट्रांगली डैम्प्ड, जिससे क्या हो जाएगा दोनों की वो दोनों जो नया पैदा होने वाला करंट है वो जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसकी वजह से जो करंट पैदा हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, एक नया फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसने उसको पैदा किया उसकी ऑपोजिशन करती है, जिससे उसको वो रोक देती है। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। 4 अनमार्क्ड वायर्स हैं, मेरे पास 4 अनमार्क्ड वायर्स हैं। इमर्ज का मतलब बाहर निकल रही हैं, फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर से निकल रही हैं। आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बेटा ये आप देख रहे हैं, अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर कहता है 4 वायर्स वो बाहर निकल रही हैं। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू डिटरमाइन द टर्न्स रेशियो, तो आप उसकी टर्न रेशियो कैसे मालूम करेंगे, और आप ये भी बताएंगे कि वो वायर्स प्राइमरी की हैं या सेकेंडरी की हैं। बेटा पहली बात, कोई भी आप तो अगर उसकी आप चेक करना चाहते हैं कि ये टर्न्स क्या होती हैं, प्राइमरी की हैं या फिर सेकेंडरी की हैं, तो पहले तो 4 वायरें बाहर हमें तो सिर्फ वायरें ही नज़र आती है, अंदर का प्रोसीजर तो नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारे पास रैप किया हुआ किसी बॉक्स में रखा हुआ होगा जिसमें हम अंदर नहीं जा सकते देख सकते। तो तारे ही हैं, हम देखेंगे कैसे बेटा, उसको कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसको हम 2 तारे कोई भी लेंगे, 4 तारे हैं कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से बारी बारी 2 लें, जिन 2 तारों के दरमियान आप ओहोमीटर लें, ओहोमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करें या फिर रेजिस्टेंस पर चेक करें, तो सेलेक्ट कर दें, और फिर कंटिन्यूटी सेलेक्ट करने के बाद आप बीम वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर, तो उसको जैसे आप उसको लगाएंगे तारों को, अगर तो बीप की आवाज़ आती है तो इसका मतलब दोनों तारे आपस में कनेक्टेड हैं। अगर बीप की आवाज़ नहीं आती तो इसका मतलब दोनों तारे आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। जब बीप आ जाएगी तो मतलब हो जाएगा दोनों एक ही तार के हिस्से हैं। तो आप चाहे उसको प्राइमरी रख लें चाहे आप सेकेंडरी रख लें, ये वो आपकी मर्ज़ी पर होता है। जिसको करंट देंगे वो प्राइमरी हो जाएगा, जिससे करंट लेंगे वो सेकेंडरी खुद ब खुद बन जाएगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी से आपको पता चलेगा, कहता है विद द हेल्प ऑफ ओहोमीटर सेपरेट द 2 पेयर्स ऑफ वायर एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कहता है ओहोमीटर की मदद से हम क्या करेंगे, उसको अलग-अलग करेंगे, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्योंकि जिसमें बीप की आवाज़ सुनाई देगी, कोई भी 2 तारे पकड़े उसमें बीप आ जाए तो वो एक ही तार है, अगर नहीं आती तो आपने वो एक तार नहीं, एक का हिस्सा किसी और तार का है, दूसरा सिरा किसी और तार का, तो आप तार चेंज कर दें। फिर एक अच्छे में बारी बारी सबसे लगा के देखें, जिन 2 तारों में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, बीम की आवाज़ आएगी, वो दोनों एक ही तार है। आगे बेटा हमारे पास है द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद वोल्ट। अब हम चेक करना है कि वोल्ट रेशो टर्न रेशो चेक करनी है। तो बेटा हमारे पास क्योंकि हमें पता है हमने उसको जो वोल्टेज दिए हैं प्राइमरी पर वो भी हमने ही दिए हैं, और जितने वोल्टेज हम प्राइमरी में देंगे वही आउटपुट में वोल्टेज हमारे पास आने वाले हैं। या फिर ऐसा समझ लें, प्राइमरी में जितने वोल्टेज दिए हैं सेकेंडरी में जितने वोल्टेज आएंगे उनकी रेशो क्या होगी हमें पता होगी, क्योंकि करंट जो हमने पता है, क्योंकि वोल्टेज हमें पता हमने तो दिए हैं। जितना प्राइमरी में वोल्टेज होगा उतना ही सेकेंडरी में, मतलब उस लिहाज से सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा उनकी रेशो हमें पता होगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला VS/VP। अगर उनकी रेशो हमें पता है बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो रेशो उन वोल्टेज के दरमियान है वही रेशो क्या होगी, टर्न्स की रेशो के दरमियान होगी, क्योंकि फार्मूले में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो वोल्टेज के दरमियान रेशो होती है वो बराबर होती है टर्न्स की रेशो के दरमियान। तो जिससे हमें वोल्टेज की रेशो जो निकलेगी वही
टर्न्स की रेशो होगी। तो द प्राइमरी कॉइल इज़ कनेक्टेड विद नाउन वोल्टेज, वो उसको हम नाउन वोल्टेज से जोड़ेंगे ऑफ द AC सप्लाई से, एंड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर की वजह से हम चेक करेंगे उसके वोल्टेज कितने हैं, मैयर द सेकेंडरी वोल्टेज, और सेकेंडरी वोल्टेज के भी वोल्टेज हम मैयर करेंगे। द रेशो ऑफ टर्न्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन, इस रिलेशन से फिर क्या करेंगे हम, जितना वो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में रेशो निकलेगी वही रेशो टर्न्स के दरमियान होने वाली है। और बेटा ये जो ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ AC के लिए एप्लीकेबल है, DC के लिए नहीं, क्योंकि DC में ये काम नहीं करता। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल, क्या वो पावर को बढ़ा देता है। बेटा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिंबल बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सिंबल होता है कि ये साइड में लेफ़्ट साइड में बनाएंगे वो ट्रांसफार्मर की इमेज बनाई गई है और राइट साइड में उसका सिंबल है। आगे बेटा वो पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल, क्या वो ट्रांसफार्मर पावर लेवल को बढ़ाता है, तो नहीं। तो बेटा हमने, और दूसरा पार्ट हमारे पास है कि बी ऑप्शन इसका क्या है, इन ट्रांसफार्मर के अंदर देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ये चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं होता फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि हमें पता है बेटा दोनों में कनेक्शन कोई नहीं होता, एक तार अलहदा होती है, ये अलहदा लगी हुई, एक तार हमारे पास बेटा आप देख रहे हैं कि ये वाली तार क्या होती है, अलहदा है, ये वाली तार क्या है या वायर क्या है, अलहदा है। जब दोनों में आपस में आपको कहीं भी इनमें कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहता है कैसे इधर से एक तार से चार्ज प्राइमरी से सेकेंडरी में चला जाता है, जब ये तो जा ही नहीं सकता। तो बेटा हमारे पास देखें तो ये चार्ज कभी भी उसमें नहीं जाएगा। तो फिर कहता है कैसे ये हमारे पास पावर ट्रांसफ़र करता है, जब चार्ज तारें ही नहीं आपस में कनेक्टेड तो कैसे चार्ज जाता है। तो पहला का आंसर देखते हैं हमारे पास कि क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को बढ़ाता है या कम करता है, क्या वो पावर को बढ़ा सकता है, बस यही क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नहीं बेटा वो पावर को नहीं बढ़ाता। नो, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल, वो पावर को नहीं बढ़ाता, क्योंकि पावर जो बराबर होती है बेटा वो हमें पता है, वो आपको पता होगी, वो होती है P इज़ इक्वल टू IV। अगर वोल्टेज बढ़ेगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज बढ़ाता है, अगर जितना वो वोल्टेज बढ़ाएगा करंट उतना कम हो जाएगा। ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पावर को बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा बल्कि वोल्टेज को बढ़ा रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो खुद ब खुद उसी रेशो से करंट कम हो जाएगा और टोटल ओवरऑल रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो आप देखें ज़रा आगे हमारे पास है, तो इसी से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि करंट जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो पावर नहीं बढ़ाता बल्कि वोल्टेज को बढ़ाता है। वो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। आगे है एक्सप्लेनेशन, इट कैन नॉट, अच्छा आगे है इंक्रीज द पावर लेवल इन द लाइट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसफर। कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पावर इनपुट होती है वही पावर आउटपुट होती है, वो पावर को नहीं बढ़ा सकता किसी भी सूरत। आगे बेटा हमारे पास देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, अच्छा अगर दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर उनके दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन ही नहीं होता तो वो कैसे चार्जेस को, करंट को, मतलब एनर्जी को, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास है देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो प्राइमरी से सेकेंडरी चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं होते। कहता है एनर्जी या फिर पावर फ्रॉम प्राइमरी इज कॉइल इज़ ट्रांसफ़र टू द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, वो म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से एक कॉइल से दूसरी कॉइल में पावर ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, फ्लक्स में तब्दीली आती है। फ्लक्स में तब्दीली आने की वजह से हमारे पास जो कोर रखी होती है जो ट्रांसफार्मर के दरमियान मेटल की, वो मैग्नेटाइज हो जाती है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में दूसरे में चली जाती है, दूसरे में वहाँ पर फ्लक्स में तब्दीली, तो वहाँ से कोयल क्या होती है, वहाँ करंट दूसरी तरफ जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, विच इज़ काज बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से ही करंट एक कोयल से दूसरे कोयल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इनमें आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। आगे बेटा हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू AC मीन द करंट इन इट, क्या कहता है कि अगर मैं प्राइमरी कॉइल जो होती है ट्रांसफार्मर की उसको AC मेन से कनेक्ट कर दूं, अगर तो क्या होगा, इज़ वेरी स्मॉल, उसको वेरी स्मॉल करंट होगा इफ़ द सेकेंडरी करंट सर्किट इज ओपन, बट
वो कहने का मकसद ये है, पहले इस पॉइंट को देखते हैं फिर दूसरे पॉइंट को देखेंगे। उसने क्या कहा है कि हमारे पास अगर मैं ट्रांसफार्मर की दो साइडें होती हैं, एक पहले प्राइमरी एक सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी वाली ओपन हो तो होना तो ये चाहिए कि प्राइमरी वाले में कोई भी करंट मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे तो करंट यूज़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है पावर इनपुट पावर इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। तो यहाँ पर देखें, इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन, अगर वो ओपन है, IS क्या है ओपन, द आउटपुट पावर यूज इज़ ज़ीरो, तो आउटपुट पावर यूज़ ही नहीं हो रही क्योंकि स्विच ऑफ है। दस आ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर फ्रॉम AC, वो AC से थोड़ा सा करंट मूव करता है। वो क्यों मूव करता है देखिए, पहले तो क्वेश्चन को देते फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा VP IP इज इक्वल टू VS IS, ये बेटा कहाँ से फार्मूला है, ये आपको पता है पावर का फार्मूला, तो P इज इक्वल टू IV। वहाँ पर सिर्फ PP लिख दिया, इसका मतलब प्राइमरी की पावर है, और SS का लिख दिया, इसका मतलब है वो सेकेंडरी की पावर है। ठीक है बेटा, हमारे पास यहाँ पर बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइमरी की जो पावर है वो इनपुट की पावर है, वो आउटपुट की पावर के बराबर है। अगर आउटपुट में करंट यूज़ नहीं हो रहा था, IS क्या हो गया, 0 0 से VS मल्टीप्लाई हुआ, वो भी 0 हो गया। तो इसका मतलब है या तो अगर वो दोनों VP और IP मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो रहे हैं, इसका मतलब या तो VP 0 है या फिर IP 0, और हमें ये पता है कि VP तो कभी 0 नहीं होगा, तो IP 0 हो सकता है। तो इसका मतलब है पीछे से करंट भी नहीं आ रहा। अगर आप आगे से आप पंखे का स्विच ऑफ रखते हैं तो पीछे से करंट भी आपका ड्रॉन नहीं होगा, मतलब करंट की खपत नहीं आने वाली। मगर उसने कुछ ये भी कहा है कि थोड़ा सा करंट फिर भी ज़ाया होगा, क्योंकि आपको बेटा पता है चाहे दुनिया में जितनी मर्ज़ी अच्छे से अच्छा ट्रांसफार्मर बना लें, वो उसके अंदर को थोड़ी वो एनर्जी क्या करेगा, लाजमी वो डिसिपेट करेगा, थोड़ी सी थोड़ी एनर्जी क्या करेगा, यूज़ करेगा, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा ट्रांसफार्मर हो। अगर आगे से सर्किट ऑफ भी हो तब भी वो कुछ ना कुछ एनर्जी, वो सर्किट उसका जो हो ना अगला अंदर वाला प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर है, वो खुद कोई ना कोई एनर्जी क्या करता है, इस्तेमाल में ले आता है। जैसे आपने देखा मोबाइल की बैटरी अगर आप चार्ज करके मोबाइल के अंदर रख भी दें, मोबाइल को शट डाउन भी करके रखते हैं, कुछ दिनों के बाद आप देखें थोड़ी सी परसेंटेज नीचे आ ही जाती है, क्योंकि वो उसके पुर्जे हैं, वो थोड़ी का एनर्जी को, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर तो दुनिया में बनाया ही नहीं जा सकता जो बिल्कुल भी एनर्जी ज़ाया ना करे, तो वो थोड़ी एनर्जी ले जाती है, इसलिए थोड़ा सा करंट आता है प्राइमरी में। तो होना तो यही चाहिए था कि कुछ भी करंट ना आए, मगर क्योंकि थोड़ा सा करंट वो एनर्जी के लूसेस की वजह से ज़ाया हो जाता है, इसलिए प्राइमरी पे थोड़ा सा करंट होता है और सेकेंडरी पे कोई करंट नहीं होता। दूसरा पार्ट बेटा है इंक्रीज़, यही वो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज़ क्लोज। एक्सप्लेन दिस, मतलब करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है जब सेकेंडरी क्लोज कर देते हैं। बेटा वो तो हमारे पास एब्सोल्युटली है कि अगर सेकेंडरी से जितना करंट लेंगे प्राइमरी से भी उतना ही दाखिल होगा, जितना हम आगे से लेंगे पीछे से भी उतना ही आने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा आगे से आप लेते रहें करंट सेकेंडरी तो पीछे से करंट आए ही ना, जैसे आप अंदर घर में AC चलाया हुआ वो पीछे से मीटर में करंट ही ना आए तारों से, ऐसा तो नहीं होता मुमकिन। तो क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ख़िलाफ़ है कि आप करंट ले भी जा रहे हैं पीछे तो खपत भी नहीं हो रही। ये तो नाम जैसे कि आप एक खाना खा रहे हैं, आप कोई खाना खा भी जा रहे हैं पीछे से ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा। जितना आप यूज़ करेंगे खाएँगे उतना ही पीछे से कम भी हो जाएगा। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। तो व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज, जब उसको क्लोज किया जाता है, क्लोज का मतलब है बेटा उसको ऑन किया जाता है, पंखा कोई चीज़ ऐसा कोई ऑपरेटर साहब ने यूज़ किया है, द आउटपुट पावर इंक्रीज, आउटपुट पावर इंक्रीज बढ़ जाती है टू मेंटेन द इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हमने बैलेंस करने के लिए तो द करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम AC मीन आल्सो इंक्रीज। अगर आउटपुट ज़्यादा होगी तो इनपुट भी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बैलेंस रखते हुए, कंजर्व रखते हुए, अगर हम उसको लॉ कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्व रहेगी तो इनपुट पावर ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर के बराबर होने वाली है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई तो बेटा आप ऐसा कीजिएगा, क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा हमारे पास ये है कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप कहेंगे बाय द वे मैं आपको वो चैप्टर करवा रहा हूँ जो थोड़े से आसान है, ताकि लॉकडाउन के बाद, यानी लॉकडाउन तो नहीं है हमारे पास, स्कूल ऑफ जब स्कूल दोबारा अगेन ओपन होंगे तब हम फिर बाकी अपने चैप्टर की दोहराई कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।